अस्सलाम वालेकुम, सलाम सलाम। वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365। कैसे हैं आप लोग? आज 2025 का पहला ट्यूसडे है। अब ये एक पूरा हफ्ता जो होगा ना, मैं कहूँगी आज पहला ट्यूसडे है, पहला वेडनेसडे है। हाँ। कैसे हैं ज़ुहैब? गुड मॉर्निंग, मैं Good ठीक हूँ, morning. आप कैसी हैं? जबरदस्त। भाई आज के शो में वेलकम कहते हैं नाजरीन को। जनाब आज के शो में शामिल करेंगे क्रिकेट की दुनिया में होने वाली हलचल, पारा चनार की सूरत हाल और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अहवाल और सियासत के मैदानों में चलने वाली चाल। इन सब के साथ साथ शो में करेंगे शहर में खुले मैन होल्स पर बात, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के नताइज क्या रहे उस पर बात करेंगे और स्किन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए क्या कुछ नए प्रोसीजर्स पाकिस्तान में आ गए हैं उस पर भी बात करेंगे और इनको भी डिस्कस करेंगे। ये सब जानने के लिए आप रहिएगा हमारे साथ राइज एंड शाइन। राइज एंड शाइन पर कितनी सारी चीजें हम आपको एक शो में बता देते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए तो लोग पसंद भी करते हैं शो। हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। आपके बालों पे बड़ी बात हो रही है। ये क्या है? कुछ बड़े होते जा रहे हैं जो है ना आपकी। अच्छा जी, आज की अच्छी बात ये है। अच्छी बात क्या है? आज की अच्छी बात ये है ज़ुहैब दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द बैड मोमेंट्स बाय चेंजिंग योर वे ऑफ लुकिंग एट देम। तो वही बात है, ग्लास इज हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। मुख्तलिफ तरीके से इस बात को, और मुख्तलिफ तरीके से इसलिए कि हो सकता है कि अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही बात तो उस तरीके से बात समझ आ जाए। हाँ। वो कहते हैं ना, कान ऐसे नहीं पकड़ा जाता तो फिर ऐसे हाँ, पकड़ ले। तो समझाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने ये कोटेबल कोट्स होती हैं, बहुत से लोग अपने अपने अंदाज से उसको बयान करते हैं। मकसद एक ही होता है कि जिंदगी गुजारने का बेहतरीन आसान तरीका और मुस्बत तरीका क्या हो सकता है, तो वो पैगाम पहुंचाने, पॉजिटिविटी का पैगाम होता है। बिल्कुल। तो टॉप न्यूज की तरफ चले। टॉप न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, सबसे पहली हमारी खबर यह कि बैरिस्टर गौहर ने बैकडोर राबतों की खबरों को माइनस कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जो मुज़ाकरात हमारे हो रहे हैं वो हुकूमत के साथ ही हो रहे हैं और हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है उसके साथ ही हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। 2 मीटिंग्स के अलावा कहीं कोई इजलास नहीं हुआ है, क्योंकि इस तरह की मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि कोई बैकडोर भी मामला चल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये तो एक अपेरेंटली जो मुज़ाकरात हुकूमत से चल रहे हैं ये बस ऐसे ही एक शेल्फ मेंटेनिंग के लिए है, लेकिन इन खबरों की तरदीद बैरिस्टर गौहर ने की। कोई ऐसी बात नहीं हो रही। मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है कि बानी एनआरओ मांग रहे हैं, ये तासुर भी गलत है। बैरिस्टर गौहर ने इसको रद्द किया। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की, कहा कि पहले 2 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर कहा कि 6 माह के लिए चले। यानी अलीमा खान ये बता रही हैं कि बानी पीटीआई को क्या क्या ऑफर्स की जा रही हैं। तो उन्हें कहा गया कि 2 साल ये बाहर चले जाएं बानी पीटीआई, ये भी उनको ऑफर की गई है। और उन्हें कहा है कि 6 माह के लिए चले जाएं। फिर बानी को कहा गया कि आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। बानी ने कहा कि सजा की तलवार लटकाकर फैसला मौखर न किया जाए। 2 दिन पहले मीडिया पर आता है कि फैसला मौखर होगा। बानी ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुनाई जाए, हमारे खिलाफ फैसला आया तो दुनिया में इसका मजाक बनेगा। तो पहली हमारी टॉप स्टोरी है मुज़ाकरात से जुड़ी। बिल्कुल जी, उनका स्टांस काफी अरसे से सेम रहा है दैट ही इज नॉट गोना गो एनीवेयर। यहीं पे फेस करेंगे, जो हालात और सूरत हाल बनती है वो यहीं पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पहली टॉप स्टोरी पर आगे चलकर साहबजादा हामिद रजा से हमारी बात होगी और उनसे अपडेट लेंगे। तो ये हमारी पहली टॉप स्टोरी। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी कुरम से मुतालिक है, जहां अमन की राह में रुकावट बनने वालों की को अब फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो चुका, शरपसंदी बहुत हो चुकी, लोगों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। तो ये हुकूमत ने फैसला किया है। जो मीटिंग हुई थी कल, मीटिंग का अहवाल भी हमने आपको दिया, जिसमें IG खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे और ये कहा गया था कि शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अमन माहदे की पासदारी कराई जाएगी। जो भी सिग्नेटरी हैं इस पर, अगर वो किसी भी सूरत शरपसंदों की सहूलतकारी कर रहे हैं तो सबको फिर कानून का अपना रास्ता इख्तियार करेगा और भुगतना पड़ेगा। ये मौक़िफ़ अपनाया गया ज़िले इंतजामिया की तरफ से कि एपेक्स कमेटी और सूबाई हुकूमत के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। दूसरी तरफ बगन में सरकारी काफिले पर हमले में मुलव्वस एक और दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। FIR में नामजद 5 में से 3 मुलजिम पकड़े गए हैं। DC कुरम पर फायरिंग करने वाले शरपसंदों की हवालगी तक कुरम मुतासरीन की इमदाद रोक दी गई है। 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का काफिला हंगू की तहसील टल में मौजूद है। इसमें अद्वियात है, फल है, सब्जी है, पोल्ट्री समेत दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं। टल पारा चना शरा हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद है।
तो ये सूरत हाल वहां की भी है, स्टैंड स्टिल इसको कहा जा सकता है अभी तक। बिल्कुल 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 एक हेडलॉक की तरफ चला गया है ये सिचुएशन। और वही बात है, कल भी हमने अपने शो में इसको कवर किया था, हम रोज ही कवर करें। और कल भी वही कहा था उन्होंने, जो ये ट्रक की बात हो रही है जिसमें मेडिसिन हैं, खाने अशिया है सारी, वो सब ब्लॉक्ड है। इमेजिन करें, बच्चों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, इतनी ठंड है, लोगों को वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही और ये इंतजामिया की तरफ से हिदायत की गई है कि जिला कुरम में असले की नुमाइश और 5 अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी है। कुरम प्रेस क्लब से धरना खत्म कर दिया गया है, लेकिन एक दूसरी तरफ मंदूरी की जानिब एहतजाज जारी है। तो दूसरी हमारी टॉप स्टोरी है। तीसरी टॉप स्टोरी हमारी मौसम से जुड़ी है। मौसम शदीद होता जा रहा है, शदीद सर्दी पड़ रही है मुख्तलिफ इलाकों में। सफेद मोतियों ने हसीन वादियों का हुस्न निखार दिया है। तो ये खूबसूरती अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ साथ जो पार्ट एंड पार्सल इसका दिक्कत, लोगों को परेशानी है, वो भी अपनी जगह मौजूद है। नथिया गली में साले 9 की पहली बर्फबारी हुई है, हर तरफ सफेदी छा गई है। वादी कागा, नारान, शुगरान में शदीद बर्फबारी हुई है। कल्लात में खून जमा देने वाली सर्दी है, पारा मनफी 10 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत वगैरह स्टोर की भी सूरत हाल ऐसी है। देखिए, ये इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो इंतज़ामिया है वो देखे कि कितनी गाड़ियां एट वन पॉइंट अलाउ होनी चाहिए। बिकॉज पिछले भी दफ़ा ऐसे ही हुआ था, पिछली दफ़ा नहीं, उससे पहले वाले साल में 2 साल पहले ऐसे हुआ था कि 500 कार्स वर लेट गो इन, तो वो उससे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था और काफ़ी क्राउडेड हो गया था सारा मामला। अच्छा, दूसरी तरफ अमेरिका की अगर हम बात करें, मौसम अमेरिका का शदीद हो गया है वहां भी, और शदीद बर्फानी तूफान बे की लपेट में आ गया है अमेरिका। 7 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ये देखिए आप, ये यूएस के मनाजिर हैं जहां पर इमरजेंसी नाफिज की गई 7 रियासतों में। बर्फबारी से मामला जिंदगी महफूज होकर रह गए हैं। वाशिंगटन डीसी में 18 इंच बर्फ पड़ने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि तूफान से 6 करोड़ अफराद के मुतासर होने का खदशा है। इतवार से अब तक 4000 परवाजें मुतासर हो चुकी हैं यूएस में। तो इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, जो इंतजामिया को देखना है, हर कंट्री की इंतजामिया को यही देखना है। एंड अगेन हर साल ये बढ़ता जाएगा और वर्स होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो आपके पास बिल्कुल जी। अब क्रिकेट की तरफ चलते हैं। 1 डे के व्हाइट वॉश का टेस्ट जो मैच है में व्हाइट वॉश से बदला ले लिया। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को केप टाउन टेस्ट में 10 विकेट्स से शिकस्त दे दी। 58 रन्स का टारगेट बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। फॉलो ऑन का शिकार होने के बाद कौमी बैटिंग लाइन को होश आया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 478 रन्स बनाकर आउट हो गए। कैप्टन शान मसूद 145 रन्स बनाकर नुमाया रहे। मतलब उनकी बड़ी अच्छी एक सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस रही, चाहे हम मैच में इतना अच्छा नहीं कर पाए, बट इंडिविजुअली उन्होंने किया। इसी पे जी फर्दर बात करते हैं क्रिकेट पे। शुएब हमारे साथ मौजूद हैं, शुएब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम शुएब जी। बताइए भाई, क्या सूरत हाल रही शाहीनों की? व्हाइट वॉश पे व्हाइट वॉश किए जा रहे हैं। देखे ना, हाँ, यानी टेस्ट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस इसको नहीं कहा जाएगा। पहली इनिंग्स में इतने रन्स बनवा देना, वन साइडेड मैच हो जाना, फिर आप स्ट्रगल करते करते बहुत बुरा आपने बैटिंग की पहली इनिंग्स में, दूसरी में थोड़ा सा कोई शान मसूद को मिला, लेकिन नहीं, ये काफी नहीं था। ये कोई अच्छी प्रोफेशनल टीम की परफॉर्मेंस नहीं इसको नहीं रही। क्या कहेंगे आप? वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बात यही है कि जो टेस्ट था उसमें हम फेल हो गए, जो इंटरटेनमेंट थी उसमें हम पास हो गए। तो हमारा फोकस ही इंटरटेनमेंट पे है। हमारा फोकस जो है वो रियल टेस्ट पे रहा नहीं है। जब रियल टेस्ट होता है तो तब हम जो है वो शिकस्त से 2-4 हो जाते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए आई ओपनर नहीं है, बल्कि ये आपको बता रही है कि आपकी टीम कितने ही जोगी है। अगर आप मुल्तान की जो कामयाबी थी या इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज की कामयाबी थी, अगर आप उसको देखेंगे तो वहां पे भी आप जो है वो क्या कहते हैं कि ट्रिक्स अपनाए आपने, तो आप जीते। वहां पे आपने ड्राई विकेट बना दी, रेडा विकेट बना दी, और वहां पे आपके स्पिनर चल गए और आप जीत गए। यहाँ पे ये जो मैच हुआ है, कल जो खत्म हुआ है, इस मैच में आप देखेंगे कि उसमें बैट्समैनों की वो विकेट थी। अगर पाकिस्तान टीम दूसरी बारी में 400+ रन बना रही है तो पहली बारी में भी बना सकती है। ये फेलियर बॉलर से ज्यादा बैटर्स का फेलियर है। हम बॉलर की बात करते हैं, अगर आपके बॉलर ने 100 रन दिए हैं तो उनके भी बॉलर ने 100 रन दिए, जाके देखें। लेकिन असल मसला क्या है कि आपके बैटर जो है वो रन नहीं कर पाए। उनके बैटर्स ने रन किए, उन्होंने 615 इकट्ठे कर लिए, फिर आपको 198 पे घर पे भेज दिया। फिर उसके बाद दूसरी बारी में भी आप ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाल नहीं सकते। सिर्फ 61 रन का टारगेट दिया, वो उन्होंने हफ्ते खेल से पूरा कर लिया। तो मजबूरी तौर पे ये टेस्ट है वो पाकिस्तान का फेलियर है। और इसके साथ साथ
शान मसूद भी इतने एक्सपोर्ट हुए और बाकी बड़े नाम जो है वो भी एक्सपोर्ट हुए। अच्छा शोएब, ये बताइए, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमने सेकंड हाफ में खेला वो फर्स्ट हाफ में भी खेल सकते थे। सेकंड हाफ में जिस तरह बाबर और शान की पार्टनरशिप बहुत ही उम्दा रही, तो अगर वो लाइनअप में जरा पहले होते तो डू यू थिंक कि हमारा रिजल्ट कुछ और होता? प्रॉब्लम यही है कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो बिल्ड नहीं कर पा रही और हम जो है वो चीजों के पीछे छुप रहे हैं। देखिए बाबर आजम का ये खुशाइन बात है कि उन्होंने बैक टू बैक 50 स्कोर किए, लेकिन बाबर आजम जैसे स्ट्रेचर के बंदे से 50 नहीं चाहिए, आपको उनसे बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए। शान मसूद को जब पता था कि अब हमने इतने स्कोरबोर्ड पे रन बनाने हैं कि अगर हम 600 650 दूसरी बारी में लेंगे तो 200-250 रन की उनको जाके जो है वो टारगेट मिलेगा, लेकिन आपके बैटर्स की अप्रोच ही नहीं रही। फिर नीचे आप देखें, मोहम्मद रिजवान एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, सऊद शकील एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, डोमेस्टिक में उनका इतना एक्सपीरियंस है, ऑल्दो टेस्ट में इतना ज्यादा नहीं है, बट उनको डिलीवर करना था। ये कोई मुश्किल विकेट नहीं थी, क्रिकेट खेलते हैं आप देखती रही हैं तो आप लोगों को भी समझ आ रही थी कि विकेट मुश्किल नहीं थी, हमारे बैटर ने इसको मुश्किल बनाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जो पहली बारी में हम 198 पे आउट में कि वो लोग जो है वो बैटिंग विकेट पे खेलते रहे, हम तो बॉलिंग विकेट पे हमें जो है बारी। लेकिन शुएब ये बताएं जो हमारी बॉलिंग रही है, थोड़ा सा हम देखें नंबर्स। मोहम्मद अब्बास ने 27 तकरीबन 28 ओवर्स उन्होंने कराए हैं, 94 रन उन्होंने दे दिए, 3 विकेट खैर उन्होंने हासिल की। फिर मीर हमजा हैं, खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल और सलमान अली आगा। ये जो आमिर जमाल, सलमान अली आगा, खुर्रम शहजाद जैसे बॉलर हैं, या कामरान गुलाम से एक ओवर कराया, तो इस तरह तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर इनका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई आप रिजल्ट लें तो फिर ये बॉलर्स उस लेवल के उस स्ट्रेचर के बॉलर नहीं है। आप क्या समझते हैं? सोएब, मैं समझता हूं कि एक सियासत में जुमला इस्तेमाल होता है कि गिरेबानों से पकड़ना चाहिए। तो यकीन करें, मैं सियासी टर्म में कह रहा हूं, मैं रियल लाइफ में नहीं कह रहा, बट इनको जो सिलेक्टर है, टीम मैनेजमेंट है, इनको गिरेबानों से पकड़ना चाहिए। वहां देखिए केशव महाराज ने गालिबन 5 आउट किए हैं मैच में, आपने स्पिनर खिलाया नहीं, प्रॉपर स्पिनर आप लेकर गए हैं यहाँ से नौमान अली, लेकिन आपने उसको खिलाया नहीं। शाहीन शाह अफरीदी को आपने इस बात पे जो है वो टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं किया कि जी उसने आपके कहने में उसने कोई डोमेस्टिक का मैच नहीं खेला, तो बाबर आजम ने भी डोमेस्टिक का मैच नहीं खेला था। एक के लिए कोई लॉ, एक के लिए कोई रूल, तो इस तरीके से पाकिस्तान टीम का तमाशा बनता है। आपने अगर शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पर होते, आप देखें दौरा ऑस्ट्रेलिया लगा लें, दौरा ये लगा लें, जनूबी अफ्रीका लगा लें, व्हाइट बॉल में उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला था, तो शाहीन अफरीदी का एक्सपीरियंस काम आ सकता था। एक स्पिनर प्रॉपर खेलता तो यकीनी तौर पे वो ओपोनेंट को मुश्किल में डाल सकता था। ये मैं कह रहा हूँ फ्लैट विकेट थी, इस विकेट में बॉलर्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। आप देखें कि हमारे बॉलर ने दूसरी बारी में बैटर ने सेंसिबल सोच के साथ खेला तो वो एक 61 रन की कम से कम जो है वो उनको टारगेट देने में कामयाब हो गए, वरना एक लग रहा था कि पाकिस्तान इनिंग्स की रिपीट का 2-4 ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली टीम सिलेक्शन जो है वो सही नहीं थी, टीम सिलेक्शन की शॉर्ट सिलेक्शन जो थी वो सही नहीं थी। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो मैं समझता हूँ ये बदतरीन शिकस्त है। अच्छा शुएब, ये भी बताइए, 600 रन दे देना, आपको लगता है गेम प्लान हमारा कोई नहीं था, टीम की कोई स्ट्रैटेजी जो देखी जाए नजर आए, वो स्ट्रैटेजी नहीं नजर आई? कैप्टनसी की भी अगर बात करें तो शान मसूद की कप्तानी पर बहुत सवाल उठ रहा है। नहीं, सवाल क्या उठ रहे हैं? अब मुकम्मल तौर पे फेलियर है। 10 टेस्ट मैचेस में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8 आप हार चुके हैं, 2 जो आप जीते हैं वो दुनिया को पता है कि आप कैसे जीते हैं। आपने बड़े बड़े पंखे लगा दिए, विकेट का सारा जूस खत्म कर दिया, उस विकेट को इतना ड्राई कर दिया कि वो स्पिनर्स के लिए जन्नत बन गई। और उसमें भी अगर जाके देखेंगे, एक ने 19 आउट किए थे, एक ने गालिबन 20 आउट किए थे, कुछ इस तरह के फिगर थे नौमान अली और साजिद खान के, ठीक है ना, तो आप जाके मैचेस जीते थे। प्रॉब्लम ही यही है कि हम जो है वो मर्ज खत्म नहीं कर रहे, हम इनको मसनूई ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं। व्हाइट बॉल में आपकी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो नहीं, और कैप्टनसी की जरा कैप्टनसी की बात करते हैं शुएब। पहला मैच भी हमने 8 विकेट्स ले ली थी, 2 विकेट्स रह गई थी, रबाडा जम गए, उन्होंने क्लोज इन नहीं किया फील्डर्स को, चौके बचाने की तरफ लग गए, स्लिप्स नहीं ली। इस मैच में भी जब 650 रन बने, कोई एग्रेशन हमने शान मसूद की तरफ से नहीं देखा है। तो ये क्या देख नहीं रही मैनेजमेंट? ये बोर्ड नहीं देख रहा कि क्या ये कैप्टनसी के अहल भी हैं? एज ए बैटर ठीक है, आप खिला सकते हैं उनको। जोएब, मैं समझता हूं कि शान मसूद का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि वो आज भी बाबर आजम पे रिलाई करते हैं, वो खुद अपने दिमाग से कैप्टनसी नहीं करते। जब तक एक कप्तान अपने दिमाग से कैप्टनसी नहीं करेगा, अपनी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, तो फिर वो उसको जीत नहीं मिल सकती। आप देखें, यही बाबर आजम के एरा में होता था कि 4 आउट करते थे, 5 आउट करने के बाद रिलैक्स हो जाते थे, उसके बाद फिर ये बड़ा स्कोर अपने खिलाफ बनवा लेते थे। और मैं आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूँ
कि इससे पहले जो हम टेस्ट हारे थे, वो टेस्ट जो है जिसमें आखिरी 2 विकेटों ने आगे स्कोर पूरा कर दिया था, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का फेलियर था, वो फेलियर था। और ये जो मैच आप कल हारे, ये डिजास्टर है पाकिस्तान का। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की व्हाइट बॉल में भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। मैंने आपकी शो में कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल 4 में पाकिस्तान चला जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, साइम अयूब की जो इंजरी है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान व्हाइट बॉल में बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार होने जा रहा है। शाहीन अफरीदी सिर्फ एक आपका वेपन है, जो चल जाए तो चल जाए। अच्छा ये बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब को कौन कर सकता है शुएब, अगर आपकी नॉलेज में कुछ हो तो? अच्छा, शुएब जट से रब्ता मुनक़ता हुआ है और अब वाइट बॉल पे भी वो ये कह रहे हैं कि वनडे में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जब टीम खराब परफॉर्म करती है तो पूरी तो टीम चेंज नहीं होती ना, 11 के 11 वो नहीं होते, 5-6 लड़के वही खेल रहे होते जो वनडे में भी खेलते हैं, तो डिमोरलाइजिंग है लड़कों के लिए और उनकी परफॉर्मेंस पर। मगर आपने देखा ही है कि जैसे हम इंडिया की बात करते हैं। अच्छा शुएब, हम साइम को अगर रिप्लेस करने की बात करें, मुमकिन तौर पे वो फिट नहीं होते हैं, तो साइम को अगर आने वाले मैचेस में कौन ले सकता है उनकी जगह? उनकी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है? फखर जमान हो सकती है। साइम बाहर हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, साइम बाहर हो गए हैं, सिर्फ रस्मी ऐलान बाकी है। जो क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें 6 हफ्ते का टाइम दिया, तो 6 हफ्ते का टाइम 16 फरवरी को जाके पूरा होगा और 19 फरवरी से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने टांग के एंकल के फ्रैक्चर के बाद उठेंगे और 3 दिन के बाद जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलने लग जाएंगे। वो चैप्टर हो गया क्लोज, अब ये इसकी रस्मी एक ऐलान होना बाकी है। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाए तो सरवत का है कि कौन रिप्लेस कर सकता है। आपका अब्दुल्ला शफीक व्हाइट बॉल पे परफॉर्म कर नहीं रहा, साइम अयूब आपसे बाहर हो गया, तो अब जो लॉटरी लग रही है वो इमामुल हक की लगेगी। अभी उनको ना करे, फखर जमान नहीं आपको इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं? मैं वहीं आ रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम को जरूरत फखर जमान की है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का जो ब्यूरोक्रेसी है वो फखर जमान के इस हद तक खिलाफ हुई है कि वो उसको किसी तौर पे भी पनपने ही नहीं देना चाह रहे। जब उनको टीम से बाहर किया गया, इनका रखा नहीं गया, तो प्रेस रिलीज में कहा गया था कि वो फिट नहीं है। अगले दिन वो डोमेस्टिक का मैच खेल रहे थे व्हाइट बॉल का और उन्होंने कहा था जी अगर फिट नहीं हो खेल कैसे रहा हूं। तो एक सख्त जंग जो है वो जारी है। इसमें नुकसान फखर जमान का हो रहा है या ब्यूरोक्रेसी का हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान जरूर हो रहा है। पाकिस्तान के उस क्रिकेट लवर का एक बार सोच ले शुएब, फिर कोई और नाम सोच ले इमामुल हक की जगह, खुदा के वास्ते। नहीं, इमामुल हक आ गए हैं, इमामुल हक आ गए, ऐलान होना बाकी है और फखर जमान जो है उनकी जगह बनती है। आप देखते हैं कि तब तक बर्फ पिघलती है या नहीं पिघलती। जी बिल्कुल ठीक है जी। शुएब जट स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ थे। थैंक यू शुएब, आपने हमें वक्त दिया। वही बात है, भांजे साहब आ रहे हैं, इंजमामुल हक साहब के भांजे इमामुल हक शुएब जट ये बता रहे हैं और बहुत मौका उनको मिल चुका है। अब दोबारा मौका मिल रहा है, अब देखें क्या करने। लेकिन साइम हो सकता है कि फिट हो जाए, अभी उम्मीद रखनी चाहिए जब तक ऐलान नहीं होता। हमारे मैच विनर है भाई, उसके बारे में तो दुनिया बात कर रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के कोई चांसेस हैं तो साइम की वजह से। तो वी रियली होप कि साइम की इंक्लूजन हो जाए। बिल्कुल जी, एक छोटी सी वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के इम्तिहानों के रिजल्ट्स और उस पे गहमा गहमी क्या है। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट के रिजल्ट और उस पे होने वाली हलचल की। तालीम की हम बात करते हैं। तालीम के महकमे बड़े लोगों के कंसर्न्स हैं, जो सिस्टम चल रहा है ये ठीक तरीके से मेरिट को प्रमोट नहीं कर रहा है। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची सैयद शरफ अली शाह ने इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल के सालाना इम्तिहानात बराए 2024 के नताइज पर तलबा की जानिब से उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र फौरी तौर पर 12 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी का मकसद नताइज की जांच पड़ताल और शफाफियत यकीनी बनाना है ताकि तलबा के एतमाद को बहाल किया जा सके। कमेटी इस तमाम मामले की इंक्वायरी करके 1 माह में तलबा के शिकायत का अजाला करेगी। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कायम कमेटी इम्तिहानी अमल को मजीद शफाफ और जिसकी हम भी बात करते रहते हैं शफाफ बनाने और मेयारी बनाने के लिए मुकम्मल गैर जानिबदारी से काम करेगी। कमेटी पर्चों की जांच और नताइज की तैयारी के अमल में शफाफियत समेत तमाम पहलुओं का मुकम्मल जायजा लेगी। सैयद शरफ अली ने यह तलबा उनके वालिदैन से दरख्वास्त की है
कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ बराह रास्त इंटर बोर्ड में जमा करवाएं ताकि कमेटी उनका भी जायजा ले सके। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची ने कहा कि वो तलबा जो अपने नताइज से मुतमईन नहीं है वो स्क्रूटनी फॉर्म जल्द अज जल्द बोर्ड ऑफिस में वाक़े बैंक बूथ में जमा करवा सकेंगे। स्क्रूटनी फीस 50 रुपए रखी गई है। तो ये सारा मामला क्या है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अली खुर्शीदी, रहनुमा MQM, ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली खुर्शीदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर ये बताइए, इंटर प्री मेडिकल में 19 जो हजार तालिबा फेल हुए, ये बहुत बड़ा नंबर है। और प्री इंजीनियरिंग में 22,000 में से सिर्फ 6,000 तलबा कामयाब हुए हैं। ये कैसे मुमकिन है सर? ये पूरा हिस्ट्री जो पाकिस्तान की है उसमें इस तरह का रिजल्ट हमने कभी नहीं देखा। वालेकुम अस्सलाम, आपको, आपके व्यूअर्स को, तमाम को जो है वो सुपर है। बिल्कुल यकीनी तौर पे अभी अपने इस प्रोग्राम में रखा वो ये है कि 29% जो है वो पासिंग में when it comes to pre-medical 100% होता है। You need to understand one, ये इसकी बुनियादी वजह क्या और उसकी बुनियादी वजह जब आप अली साहब आपकी आवाज कट रही है। हम दोबारा आपको कॉल की कोशिश करते हैं। वही बात है, तलबा, पेरेंट्स, टीचर सब बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं और बहुत सीरियस लेते हैं इस एग्जाम को। स्पेशली इंजीनियरिंग हो गई, डॉक्टर बनने के लिए जो एग्जाम। आप देखिए MD कैट के मामला जो हमने देखे, कितना हमने उसको कवर भी किया अपने शो पर, कि उसमें जो नाअहली सामने आई या सिस्टम की खराबियां सामने आई, पर्चा लीक हो गया। 97-98% बच्चों ने हासिल कर लिए। वो कैसे हासिल कर लिए? उसके बाद IBS सखर के जेर एहतमाम फिर वो MD कैट का इम्तिहान, और सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला गया सारा। तो इसके साथ साथ इंटर के इम्तिहानात में भी एक तो हम ये कहते हैं कि तालीम बुनियादी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए, तालीम पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, तालीम का बजट बढ़ाना चाहिए और इस सिस्टम को भी जरा हमें ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। अली खुर्शीदी साहब से दोबारा राब्ता हुआ है। जी अली साहब, आप कुछ फरमा रहे थे। जी, आपने जैसे अपने इंट्रो में बताया कि 29% जो है वो पासिंग रेशो है प्री इंजीनियरिंग का, और व्हेन इट कम्स टू प्री मेड 33% पासिंग रेशो है, जो कि खुद इटसेल्फ जो है रिजल्ट बता रहे हैं हैरानकुन है और शॉकिंग है। और कराची के जितने स्टूडेंट हैं, पहले इस चीज समझने की जरूरत है कि ये जो मसला है ये क्या इस साल हुआ है या इससे पहले भी होता रहा है। जब आप इसकी डिटेल लेंगे तो आपको पता लगेगा कि पिछले 3 सालों से कंटिन्यूएशन के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। 2 साल पहले उसकी बुनियादी वजह, जो लास्ट ईयर जब ये रिजल्ट ऐसे ही इसी अंदाज से खराब आया था, तो उसमें एक कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट की जानिब से, इंटरिम गवर्नमेंट में। उनकी जो फाइंडिंग्स थी उसको भी समझने की जरूरत है। देखिए, सिलेबस यहाँ चेंज हो गया कराची में, कराची के बोर्ड्स में। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं, जो इस सिलेबस को पढ़ाना था जिनको, और वो शायद उनकी कंपैटिबिलिटी का इशू था, वो शायद सही अंदाज से पढ़ा नहीं सके। और उसके बाद जो पेपर सेट किया गया स्टूडेंट्स के लिए, जो कराची इंटरमीडिएट के बच्चे थे, वो पेपर भी जो सेट किया गया वो इस अंदाज से किया गया कि वो चूंकि पढ़ाया नहीं गया था और फिर वो पेपर में वो चीज आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे थे वो उस अंदाज से पेपर में अपेयर नहीं हो सके अच्छे अंदाज से। उसका इम्पैक्ट ये आया कि बच्चे फेल होना शुरू हो गए। जब बच्चों को रिवायती तौर तरीके से पढ़ाया जाएगा और फिर 2 साल पहले अचानक सिलेबस चेंज कर दिया जाएगा, और सिलेबस चेंज करने के बाद जो टीचर्स अवेलेबल है मुख्तलिफ कॉलेजेस में, वो पढ़ाएंगे भी नहीं, और फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि कराची के जो बच्चे हैं वो टेस्ट में अपेयर भी हो जाएंगे, पेपर्स में अपेयर हो जाएंगे और वो बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे। ये वो 2-3 बुनियादी नुकात थे। पहली बात। दूसरी बात, एक चीज जो पूरे सिंध की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नकल कल्चर जो है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है वो मतलब आम हो चुका है। व्हेन इट कम्स टू सिटी ऑफ कराची, यहाँ पे समहाउ फिर भी सख्ती है। ये एक और रीजन है। तीसरा एक और रीजन इन्विजिलेशन और फिर जो पेपर्स चेकिंग का जो क्राइटेरिया होता है, ये इटसेल्फ खुद लास्ट ईयर जो कमेटी बनी थी जिसको हेड कर रहे थे वाइस चांसलर ND यूनिवर्सिटी सरोज हशमत लोधी साहब, उन्होंने खुद इस बात को कहा था, माना था इस बात को। और 2-3 दिन पहले तर्जुमान सिंध हुकूमत ने भी, सादिया जावेद साहिबा जो है, उन्होंने इस बात को माना था कि जो चेकिंग का क्राइटेरिया है फॉर दीगर डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने मिसाल दी थी उस वक्त लाड़काना की, वो एज कंपेयर टू कराची जो है वो समहाउ
आप कह लीजिए कि उसमें इतना ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं टॉलरेबल रेंज जो है उसमें ज्यादा है। कराची में शायद टॉलरेबल रेंज जो है अच्छा। उन्होंने कम की है। अली खुर्शीदी, तमाम चीजों को जब आप कंबाइन करेंगे ना तो फिर किसी तरह का रिजल्ट आएगा, जिस अंदाज का रिजल्ट जो है वो शहर कराची के प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर और प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर के बच्चों का आया है। अच्छा सर, आप खुद कह रहे हैं कि ये 3 साल से हम देख रहे हैं कि ये मसाइल दरपेश हो रहे हैं, तो क्या हमारी जो भी फर्टिनिटी है, एजुकेशन बोर्ड हो गया, क्या इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो भी मसाइल आप बता रहे हैं, नकल है, इन्विजिलेशन सही नहीं है, टीचर्स सही नहीं पढ़ा रहे, तो इसको देख कौन रहा है और इस पे कोई इसकी करेक्शन और चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं हो रहा? वेल देखिए, इसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि पिछले 8 सालों से बिल्कुल एग्जैक्टली 8 सालों से ये जो सिंध में जितने बोर्ड्स हैं, उन बोर्ड्स के जो हेड्स हैं, जो कंट्रोलर्स हैं, जो चेयरमैन हैं और जो रजिस्ट्रार हैं, ये जो टॉप नॉच की जो पोस्ट होती है ना सारी, ये सारी एडॉक्टिज्म का शिकार है। यहाँ पर होता ये है कि गवर्नमेंट एक किसी भी बोर्ड में, फर्ज कीजिए कराची बोर्ड में, इंटर के या मैट्रिक के बोर्ड में एक शख्स को तैनात करती है, एक अफसर को तैनात करती है, और वो शख्स जो है वो चूंकि वो सिंध में तो ब्यूरोक्रेसी बड़ी करप्ट टू द कोर हो चुकी है, वो उन्हीं धंधों में लग जाता है रिवायती तौर पे जिसमें सिंध में मिसाल दी जाती है रिश्वत सतानी। अच्छा अली साहब, देखिए ये तो आप पिन पॉइंट करके एक मामले को देखें, अगर ओवरऑल तालीम की बेहतरी की बात करें ना, आप बहुत से मामलात में, इशूज में सिंध हुकूमत के साथ भी कोऑपरेट करते हैं, वफाकी सतह पर भी आपकी कोऑपरेशन है, आप ही के वफाकी वजीर तालीम भी है। वफाकी सतह पर आपने एक, हालांकि ठीक है ये सूबाई मसला है तालीम का, लेकिन वफाकी सतह पर कोई मामला उठाया या सिर्फ आपने ये ब्लेम गेम की? नहीं, मैं ब्लेम गेम नहीं, मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है कि ये शोबा वजारत तालीम में नहीं आता, ये बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ मैं। यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स का एक पूरा महकमा मौजूद है जिनके वजीर हैं सूबे में, और आज की तारीख के जो सिंध के वजीर हैं वो खुद वजीर आला सिंध हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है, इसका वजारत तालीम से कोई लेना देना नहीं। वो सही है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब एक और बुनियादी बात कि ये जो बोर्ड्स में जो इतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? भाई एक लेमैन से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा जो हुकूमत वक्त है उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, हुकूमत वक्त ये काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इस अंदाज से जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं विद इन प्रोविंस मुख्तलिफ बोर्ड्स का, तो आपको समझ में आएगी बात कि लाड़काना बोर्ड हो, सक्कर हो, मीरपुर खास हो, इनका जो पासिंग का क्राइटेरिया है और फिर वहां जो चेकिंग का क्राइटेरिया, इन्विजिलेशन का क्राइटेरिया है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है व्हेन इट कम्स टू आप कराची से उसको कंपेयर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बाय डिजाइन, मैंने तो ये 4-5 दिन से मैं ये बात बिल्कुल मीडिया पे, पब्लिक में, असेंबली के फ्लोर पे कह रहा हूँ कि भाई बाय डिजाइन एक सिस्टमैटिक अंदाज से मार्जिनलाइज किया जा रहा है। अगर क्राइटेरिया, और एज ए ऑपोजिशन लीडर आपकी सिंध हुकूमत से या महकमा तालीम सिंध से क्या बात अभी तक हुई है इस सिलसिले में? आपके जो कंसर्न्स है आपने जो सामने रखे हैं? कल हमने कोशिश की थी कि जुम्मे वाले दिन इस पे बात कर ली जाए, बात करने का मौका नहीं दिया, हमने प्रोटेस्ट किया, हम जो है वो असेंबली से बाहर आ गए। कल जो है मैंने असेंबली के फ्लोर पर इस टॉपिक को रेज किया कि भाई इस तरह जो इंक्वायरी आ रही है उसके बुनियादी रीजन, उसको ठीक करने की जरूरत है, उस पर खुदारा कोई हुकूमती जानिब से कोई जवाब तो दे दे। तो कल जो है वजीर दाखिला सिंध और जो पार्लिमानी उमूर के वजीर भी है, उन्होंने इस बात की एश्योरेंस दी है कि अगर अपोजिशन को लगता है कि कहीं ज्यादती का उनसर है या लोगों को लगता है ज्यादती का उनसर है, ज्यादती की गई है, तो हम इस पे कमेटी भी बनाने को तैयार है। और आई विश एंड होप कि आज जो है, एक तो ऑलरेडी एक कमेटी मौजूद है जो प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स पे मुश्तमिल है, मगर हमने कोशिश ये की है कि असेंबली की सतह पर जो है उसमें गवर्नमेंट की साइड से भी लोग बैठ जाए, अपोजिशन की साइड से भी लोग बैठ जाए, कम से कम हम उसकी जांच पड़ताल तो कर सके। इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितने लोग स्क्रूटनी के लिए फाइल किया गया और कितने लोगों की कॉपी चेक हुई है। भाई कॉपी में कंटेंट होगा इसलिए नहीं क्योंकि उस बच्चे को पूरे साल पढ़ाया नहीं गया है, तो जब पढ़ाया नहीं गया होगा तो आप बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बच्चा जो है वो पेपर जो उसको दिया गया था उसमें जो है वो 100% मार्क्स उसके हो जाएंगे? नहीं हो सकते, ये एक टेक्निकल मसला है। अच्छा अली खुर्शीदी साहब, अंदाज से ही हल करने की जरूरत है। जी, हमने ये भी देखा कि चेयरमैन इंटर बोर्ड इस पूरे सूरत हाल में वो बाहर कहीं वेकेशन पे चले गए, तो इसका क्या हम नजरिया देखें? पेरेंट्स का भी पूछिए। और फिर पेरेंट्स का एक बहुत ही बड़ा डेफिसिट है ट्रस्ट का,
और एक कॉन्फिडेंस का जो इस इंटर बोर्ड पे होता है, उसको किस तरह देखते हैं आप? वेल आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर गवर्नमेंट की ये इंटेंशन है कि बच्चे जो है वो कराची बोर्ड से निकाल के पेरेंट्स जो है उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो एक और निजी बोर्ड में कर दें, तो मुझे तो यही लगता है संभव कि कराची में इसी बाय डिजाइन मैंने बताया ना कि मखसूस अंदाज से ये काम किया जाए। और ये जो एक कमेटी बनाई गई है, ये जो कमेटी बनाई गई है अब 12 रुकनी इंक्वायरी कमेटी, और कहा गया है कि जिसके भी जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी शिकायत हैं, वो हम तक पहुंचाएं और उसके बाद कमेटी कार्रवाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल कमेटी की फॉर्मेशन हुई है। और मैं फिर दोबारा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर कॉपी की स्क्रूटनी होगी ना, तो स्क्रूटनी का प्रोसीजर क्या है? स्क्रूटनी का प्रोसीजर ये है कि जी बच्चे को कॉपी दिखाई जाएगी कि जनाब आपने ये लिखा है, हमने इतने मार्क्स दिए, 2 + 2 = 4, देखें आपके 4 मार्क्स आए। ये स्क्रूटनी नहीं चलेगी इस तरह। आपको ये बुनियादी बात मैं बता रहा हूँ कि एक बच्चे को जब पढ़ाया ही नहीं गया है वो सिलेबस, और फिर वो पेपर वो वाले लिए जा रहे हैं जो सिलेबस से रिलेटेड है, तो बच्चे से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है पेपर में 100% चीजें बेसिक अंदाज से लेकर आएगा? बिल्कुल अली खुर्शीदी साहब, हमारी यही उम्मीद है कि बच्चों के लिए, तालिब इल्म के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और बोर्ड मेंबर्स जितने भी हैं, उन सब के लिए आसानी हो। सर, आपके होने का एक और थोड़ा सा फायदा हम उठाते हैं। मैन होल्स बहुत ज़्यादा कराची में जो है वो खुले हुए हैं। अभी रिसेंटली भी वाकया हुआ, एक बच्चा अपनी जान खो बैठा मैन होल की। अब बारिशों के टाइम पे तो हम देखते थे कि जी बारिशें हो रही हैं, पानी भरा हुआ है, तो मैन होल दिखते नहीं हैं। सर्दियों में मैन होल वाज़े तौर पे इंसान को दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो कवर्ड नहीं है, उसकी कोई प्रोसीजर नहीं है उसको कवर करने का। कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या असेंबली के फ्लोर पे आप मामला उठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वेल, कल की तारीख में असेंबली के फ्लोर पर जिस तरह मैंने फर्स्ट ईयर के इशू को टेकअप किया था, एक असेंबली इजलास से पहले एक डेडिकेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले एक वीडियो बयान जारी किया, और कल जो है मैंने असेंबली के फ्लोर पर इस पर बात की है। हर वो तमाम इशूज जो बद-इंतजामी की वजह से, और यकीन जानिए आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ये सारे मसले चाहे वो इंटर बोर्ड के रिजल्ट से रिलेटेड हो या ये गटर के ढक्कन ना होने की वजह से। भाई अगर मैं किसी हुक्मरान जमात के भी किसी नुमाइंदे से आप पूछेंगे तो वो ये नहीं कहेगा नहीं कि गटर के ढक्कन नहीं होने चाहिए। भाई जनाब बिल्कुल होने चाहिए, मगर जिसकी जिम्मेदारी है, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। कल मैंने कोशिश की थी कि सईद गनी साहब जो है वो किसी पे जिम्मेदारी फिक्स करें कि भाई इसकी जिम्मेदारी थी गटर के ढक्कन लगाने की, और ये पूरी नहीं कर सका। देखिए क्रेडिट लेने पे तो सारे लग जाते हैं ना, और बोलते हैं कि वी आर डूइंग ऑल द थिंग। मेरे कराची बड़े दावे और ये सारी चीजें हैं, और इनसे पूछा गया जी गटर के ढक्कन क्यों नहीं लगाते, तो बोलते हैं कि वो चोरी हो जाते हैं, और तो मैं थोड़ी चोरी करता हूँ। मतलब लेम से आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठ के। ये चीज समझने की जरूरत है कि इस शहर में 16 साल के इख्तिदार के बाद, देखिए ना चाहते हुए मुझे सियासी बात करनी पड़ रही है, 16 साल से इख्तिदार मेरे पास नहीं है। जिस जमात के पास है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की जरूरत है, उसको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। ये सारा मसला जो मुझे लगता है, मेरी जमात को लगता है कि 2022 में एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निजाम की बिल्कुल मैं बात कर रहा गई थी, और उस निजाम को जो पीपल्स पार्टी पूरे सिंध पे इम्पोज करने की कोशिश में थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उसका बॉयकॉट करके उसको हम चाह रहे थे कि दीगर जमात भी जो है उसको बॉयकॉट करे। हम हाल देखिए सर, आपके लिए पता है आयरनी इस वक्त क्या है, प्रॉब्लम क्या है? MQM, एक तो ऑपोजिशन का किरदार बहुत जरूरी होता है डेमोक्रेसीज में, और MQM यहाँ से वोट बैंक आपका बहुत ज्यादा उस पर डेंट पड़ा है, और जैसे वोकल होना चाहिए आप उस तरह नहीं है। लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं है, और आपकी वो तवाना आवाज दिखाई नहीं दे रही, यही हकीकत है। मगर बुनियादी तौर पर जिन मसाइल की जिम्मेदारी जिनके पास है उन पे कहने के लिए तो बिल्कुल ये जरूरी है ना बात। देखिए 2022 के बल्दियाती निजाम पर किसने जो है सौदेबाजी की? जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दोनों जमातों ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया है जनाब। आज टाउन के चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं, PTI के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं। MQM का कोई चेयरमैन मौजूद नहीं है, MQM का मेयर मौजूद नहीं है। क्या सवाल फिर MQM से बनता है कि आप जनाब क्या कर रहे हैं? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जिसके पास जिम्मेदारी है उससे पूछे, तो उससे बात तो की जाए। अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं तो उनको कम से कम लोगों के सामने एक्सपोज करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। रहनुमा MQM ऑपोजिशन लीडर्स इन असेंबली अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ है, और खुर्शीदी साहब ने बल्दियाती निजाम की बात की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, इंतजामिया की। तो हम अपने शो पे आगे चलकर, यानी एक दो जो शोज आने वाले हैं उनमें बल्दियाती निजाम कैसे चल रहा है और ये मैनहोल का सूरत हाल है, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो रेलेवेंट
गेस्ट से उनको भी लेंगे, बुलाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाएगा। विल बी बैक विद ओवरसीज पाकिस्तानियों की जर्नी से। जी नाजरीन, आज की अहम खबर यह है कि स्टूडियो में कहाँ अपना रख दिया मेरे ड्राई फ्रूट्स का चोर आखिरकार पकड़ा गया है। जुहेब, ये हो रहा होता हाँ है यार, ये देखें आप मेरे सारे, लोग- सारे ड्राई फ्रूट्स। चले हम इसके बाद निपटते हैं आपसे। अच्छा जी, ओवरसीज पाकिस्तानियों अमीर की है, बात देखें आप। करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से जरूर दूर है, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। तो आइए मालूम करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी की जर्नी। जी तो नाजरीन, हमें आज ज्वाइन कर रही हैं अमसा आमिर सिद्दीकी, मोटिवेशनल स्पीकर है, यूएई से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम अमसा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान से जाने का वो वक्त कब आया और क्यों आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम आपको बताएं हमारा नाम है अस्मा अस्मा, आमिर sorry। सिद्दीकी। जी 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 जी, बिल्कुल। अस्मा आमिर। और देखिए, जैसा कि हम हमेशा बताते होते हैं कि आई एम बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सऊदी अरेबिया, तो ये तो फिर आप डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स से ही पूछ सकते हैं अच्छा। कि जी क्यों जाना पड़ा, और शादी के बाद फिर यूएई आ गए। तो जबरदस्त। आपका ताल्लुक कहीं रेडियो से या कहीं किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो नहीं है, मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल, हमारा ताल्लुक किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं है, लेकिन शादी के बाद जब हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स फेसबुक पे डालना स्टार्ट की, क्योंकि हम शुरू से हिजाब करते हैं, तो काफी ज्यादा हम लोगों को क्रिटिसिज्म का सामना हुआ कि देखिए, या तो आप फेसबुक पे पिक्चर नहीं डालें या आप हिजाब नहीं करें। उस टाइम हम लोगों को रियलाइज हुआ, हमें और हमारे हस्बैंड को, कि वी नीड टू एजुकेट आवर कम्युनिटी कि आप हिजाब करते हो तो हिजाब आपकी रास्ते में रुकावट नहीं है। Absolutely. तो बस उसी टाइम हमारी जर्नी का स्टार्ट हुआ। जबरदस्त। तो क्या मोटिवेशनल स्पीकर क्या आपकी ऑडियंस है, आपकी टारगेट मार्केट कौन है? यूएई में है या और भी साउथ एशियन कंट्रीज में आप की टारगेट मार्केट है? देखिए, जो बेसिकली क्योंकि हम फर्स्ट हिजाबी व्लॉगर, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एज वेल एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो उस हिसाब से जो हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस है, अब वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, तो वही हमारी टारगेट ऑडियंस और है। कंटेंट क्योंकि क्या हमें- बनाती हैं आप? कंटेंट कैसा बनाती हैं आप? हमारा घरेलू चीजें? कंटेंट जो ट्रैवलिंग ब्लॉग भी है, उसके अलावा हम फूड रिव्यूअर भी हैं, और इसके अलावा क्योंकि हमारे हस्बैंड एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हम लोग जो मैरिड कपल्स हैं उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। अरे वाह। तो अच्छा ये बताइए, ये जो मैरिज काउंसलिंग है, ये एक तो बहुत ही अहम स्टेप है मैरिज में। तो जब आपकी आपस में कोई अनबन होती है तो वो काउंसलिंग काम आती है? बिल्कुल आती है, क्योंकि अगर जैसा कि हमारे हस्बैंड कहते हैं, लोग गलत नहीं होते, बस अलग होते हैं। क्या तो बात इसी चीज को समझते हुए अगर आप अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आए तो डेफिनेटली काम आती है। बिल्कुल। आपकी अगर अनबन हो, अल्लाह ना करे हो, तो हमारे पास भी एक है काउंसलर, आप राब्ता कर सकती है। अच्छा ये बताइए, आजकल अस्मा, आजकल सबसे ज्यादा ज़हनी क्या कहेंगे, कश्मकश का बिल्कुल। शिकार जो है मुआशी तौर पर या फिर मुल्क के हालात देखकर कौन से लोग आते हैं, कौन सा तबका है जो ज्यादा प्रॉब्लम में है? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप शादी के बाद, स्पेशली जो हम लोग के कपल्स हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ टाइम बेसिकली स्पेंड करने को नहीं दिया जाता, जो कि हमारा कल्चर है कि आपको एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड करने को दिया जाता। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, तो बेसिकली वहां पे प्रॉब्लम आती है जब आप अपनी बात अपने पार्टनर तक पहुंचा नहीं पा रहे होते। तो वो उस टाइप का तबका बेसिकली हम लोग के पास आता है कि हम लोग खुश तो है एक दूसरे के साथ, लेकिन समझ नहीं आ रही प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और क्यों हम लोग एक दूसरा कंटिन्यू नहीं करना पाते। कम्युनिकेशन गैप की बात कर रही हैं आप। अच्छा, कौन से मौके ऐसे होते हैं जहां पाकिस्तान बहुत याद भी आता है, चाहे वो क्रिकेट हो जाए, चाहे वो ईद हो जाए, तो किस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी में आप सस्टेन करती हैं और किस तरह मोटिवेट करती हैं अपनी कम्युनिटी को? होता है
देखिए, ऐसा कौन सा मौका होता है कि जिसपे आपको पाकिस्तान की याद नहीं आती। जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं उन्हें तो हर कदम पे पाकिस्तान की याद आ रही ऐसा ही होती है। क्योंकि बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, ईद हो गया या दूसरे स्पेशली जो 14 अगस्त है, राइज एंड शाइन के बारे में क्या कहेंगी आप? सॉरी, क्या फरमाएंगी राइज एंड शाइन के बारे में? क्या फरमाएंगी आप इस मॉर्निंग शो के बारे में? राइज एंड शाइन के बारे में हम यही कहेंगे कि देखिए, जैसा कि आप जो काम कर रहे हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को आगे लेके आ रहे हैं, स्पेशली उनकी जर्नी के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि आप तो इट्स यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग दूर रहते हैं उनको यही समझा जाता है कि शायद इन्हें पाकिस्तान की याद नहीं आती या शायद ये कल्चर से दूर हो गए। ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें राइज एंड शाइन पे आप। अच्छा, ब्रेक ले, हमारे लिए ब्रेक ले। अस्मा, आप कैसे लेंगी ब्रेक, बताइए। ओके, सो गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद विद अ न्यू सेगमेंट। क्या बात है, क्या बात है। अस्मा, थैंक यू, आपके साथ बात करके बड़ा मजा आया। और बेसिकली जुहेब अपनी तारीफ सुनना चाह रहे थे, जो आपको हिंट मिली नहीं। थैंक यू सो मच अस्मा, हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप लोगों को मोटिवेट करते रहें। ब्रेक राउंड ले लिया? ये देखें, एक हम पॉलिटिक्स में जाएंगे या एक छोटी सी बाकी ब्रेक लेंगे? अच्छा, ब्रेक लेंगे, ठीक है जी। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आसमा ने हमारे लिए ब्रेक ले लिया। हम वापस आते हैं और फिर पॉलिटिक्स की क्या हलचल है, सूरत हाल क्या है, उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, थोड़ी पॉलिटिक्स पे रोशनी डालते हैं। पॉलिटिक्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात की बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रहे हैं कि बैकडोर कोई राबते नहीं हो रहे हैं, हमारे राबते सिर्फ हुकूमत के साथ है। मुज़ाकराती कमेटी जो बनी है वही बात कर रही है और ये बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, इसके पास मैंडेट भी है, वही मुज़ाकरात करें। 2 मीटिंग्स हो गई हैं, इसके अलावा कहीं और कुछ नहीं हो रहा है। अब तीसरी मुलाकात के बारे में एक मामला डेडलॉक का शिकार होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे। उन्होंने ये बताया कि हम जब ये कहते हैं कि मुतालबात रिटन में दें, अब आपके 2 जो मुतालबात हैं, पहला ये कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, दूसरा कैदियों की रिहाई का मुतालबा, तो इस पर हिचकिचाहट का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो रिटन में हमें कुछ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से तीसरा दौर मुज़ाकरात का कब होगा इसकी कोई तारीख का तयन नहीं किया जा सका। अच्छा, बयानात की तक अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है कि बानी पीटीआई एनआरओ मांग रहे हैं, ऐसा कोई ना इरादा है उनका, कोई बानी पीटीआई एनआरओ नहीं मांग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। अलीमा खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमें ऑप्शंस दिए जा रहे हैं बानी पीटीआई को कि 2 साल के लिए बाहर चले जाएं या फिर हाउस अरेस्ट उनको कर दिया जाए या फिर कुछ 6 माह से मुताल्लिक भी कोई ऑफर की जा रही है। ये अलीमा खान फरमा रही हैं और ये भी बताया गया है कि 190 और उन्होंने कहा कि जो केसेस हमारे ऊपर चल रहे हैं वो चलते रहते हैं आप, और कानून के मुताबिक जो फैसला है उसे कबूल किया जाएगा और उनके मौक़िफ़ के मुताबिक इन केसेस में कोई जान नहीं है। तो मुज़ाकरात जरा सुस्तरवी का शिकार नहीं, डेडलॉक का शिकार हो गए, बिल्कुल, क्योंकि रिटन में कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं रिटन में दे रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जो हमने वहां पर डिमांड्स रख दी है वर्बली, उसी को आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वही हमारे आप रिटन में समझे कि मुतालबात है। तो इस पर हम सब पे बात करेंगे। जी बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी हामिद रजा साहब, सीनियर सियासतदान हमारे साथ। जी हामिद रजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये कहिएगा, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजूहात क्या है, पीटीआई का मौक़िफ़ इस पर क्या है, और यकीन दहानी करवाई थी आपने कि अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर आप देंगे, अब तक हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड क्यों नहीं दिया गया आपकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जब हमारी पहली गैर रस्मी मुलाकात हुई थी तो हमने उस वक्त हुकूमत से ये बात की थी कि हमें कंप्रीहेंसिव टाइम चाहिए और एक डिटेल्ड मीटिंग के लिए खान साहब के साथ, और वो मुलाकात कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ना हो। हमें कहा गया जी ओके फ़ाइन। वो जब मुलाकात हुई वो एक शेड्यूल्ड मुलाकात थी जो हर थर्सडे को होती है 6 पॉलिटिकल लोगों की, और उसकी ड्यूरेशन भी अराउंड 30-35 मिनट्स थी। हम पूरी डिटेल के साथ खान साहब के साथ चीज़ें डिस्कस नहीं कर सके। उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई तो हमारा कोरम पूरा था, चूँकि पहली मीटिंग के अंदर हम 3 लोग थे, मैं था, राजा नासिर अब्बास साहब थे और असद कैसर साहब थे। दूसरी मीटिंग के अंदर सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे, कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब भी मौजूद थे और सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद थे। तो हमने वहाँ पर क्लैरिफाई किया कि जनाब, हमारी अभी तक जो मुलाकात गुज़श्ता हुई है
वो हमारी तवक्कुआत और हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं थी, वो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में थी और वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी, जिसके ऊपर हुकूमती कमेटी ने हमारे इस नुक्ता नज़र से इत्तफ़ाक़ किया कि हमें अगर ज़्यादा वक़्त के लिए खान साहब के साथ मुलाकात चाहिए तो ये हमारा हक़ है, हमारा इस्तेहक़ाक़ है। और हमसे ये कमिटमेंट की गई कि जो अगली मुलाकात होगी, जो कि एक्सपेक्टेड था कि आज मंडे को होगी या ट्यूसडे को होगी, मंडे वाले दिन तो नहीं हो सकी, अब ट्यूसडे को हो सकती है, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट मीटिंग जो खान साहब के साथ होगी। हामिद साहब, ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने हमारे शो में ही ये कहा कि मुज़ाकरात अभी तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? तो हमने कौन सा कहा जी कि मुज़ाकरात इंच आगे बढ़ गए हैं? हमने भी कहा कि बिल्कुल नहीं बढ़े। जब तक इमरान खान साहब के साथ तफसीली मुशावरत नहीं होगी उस वक्त तक तो बात आगे नहीं बढ़ सकती जी। और खबरें ये हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा आपकी तरफ से किया गया है, इसकी हकीकत क्या है? मैं सख्त वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कमेटी की जो दोनों मीटिंग्स हुई हैं वो इन कैमरा हैं, रिकॉर्डेड हैं। हमने बिल्कुल कतन किसी किस्म के मौका के ऊपर भी ये बात नहीं की, किसी भी मौका पर ये बात नहीं की कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए खान साहब की रिहाई होनी चाहिए या हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स की। हमारा नैरेटिव डे फर्स्ट से बहुत क्लियर है कि इमरान खान साहब समेत हमारी जमात के तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जो लीडर्स हैं, वो आइनी कानूनी तरीके से और अदालतों में अपने मुकदमात को फेस करके बाहर आएंगे। उसके लिए हमें किसी किस्म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब की 1 माह पहले तमाम मुकदमात में ज़मानत हो गई थी और उनकी रोककार जारी होनी थी, उन्होंने रिहा होना था, लेकिन कोई एक FIR तलाश करके उसमें उन्हें जुडिशल कर दिया गया। इसी तरीके से हमारे जो असीरान हैं उनमें से अक्सर का ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जब ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो ज़मानत आइनी और कानूनी तौर पे इस्तेहकाक होती है उस शख्सियत का, लेकिन प्रोसिक्यूशन अनड्यू डिले कर रही है, उस ज़मानत को अपोज़ कर रही है बाय डूइंग 2 थिंग्स। या तो किसी और नामालूम FIR के अंदर जहां पर 200, 300 लोगों को नामालूम रखा गया था वहां पर उनका नाम शामिल कर दिया जाता है, या ज़मानत ही को अपोज़ किया जाता है। तो हम इस मैकेनिज़्म पर हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं और ये हुकूमत पर क्लियर कर दिया गया था कि हम अदालतों से ही सुरखरू होकर बाहर आएंगे, हमें कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चाहिए। रज़ा साहब, ये भी बताइए, क्या हुकूमत ने बानी PTI को अडियाला से बनी गाला या नथिया गली गवर्नर हाउस मुंतकिल करने की कोई पेशकश की थी या नहीं? देखिए जी, मुज़ाकराती कमेटी ने इस किस्म की कोई बात खान साहब के साथ अभी ऐसा सच नहीं हुई, लेकिन खान साहब तक बिलवास्ता ये मैसेज कम्युनिकेट बिल्कुल हुआ है और जिसको खान साहब ने रिफ्यूज़ किया जी। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब ये भी कहते हैं कि एक तरफ PTI कहती है कि हुकूमत बानी PTI को रिहा करने की ऑफर दे रही है और दूसरी तरफ PTI अपने पहले मुतालबे में बानी PTI के रिहाई का मुतालबा भी कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये डायकॉटमी है आपके बहर? इसलिए कि हमने उस पेशकश को कबूल नहीं किया, और जब हम इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं तो जाली और बोगस FIRs जो कि दर्ज कर दी जाती हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो दर्ज नहीं होंगी और प्रोसिक्यूशन अपने रवैये को सही करेगी। हम जो केसेस चल रहे हैं उनको ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे। हम अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आएंगे, अपने केसेस को फेस करके आएंगे। ऑल द पॉलिटिकल लीडरशिप, ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स और सबसे बढ़ के इमरान खान साहब, ही इज़ वेरी क्लियर ऑन इट जी। मैं ब्लैक एंड वाइट आपको बता रहा हूँ कि हम इमरान खान साहब की रिहाई आइनी कानूनी तरीके से डिमांड कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हुकूमत उसके अंदर हर्डल्स क्रिएट ना करे, ऐसे जी जी। सर, ये बताइएगा, मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया गया है या नहीं? मुज़ाकरात में देखिए जी, इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड हुकूमत ने लेना, तो नहीं लेना, ये हुकूमत का इस्तेहकाक है। हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी के चंद अराकीन हैं उन्होंने इशारतन कनायतन ये बात की है कि वो ऑन बोर्ड हैं इस मामले के अंदर, तो अब मैं इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता जी। और क्या इनका ये भी मतलब है कि आपने फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है? क्योंकि बानी PTI के बयान तो मुख्तलिफ थे कि इनसे कोई बात ही नहीं हो सकती है, ये तो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। नॉट एट ऑल जी।
हमने मुज़ाकरात की पहले इजलास में भी और हमने अपने मुज़ाकरात के दूसरे इजलास में भी कैटेगोरिकली इस बात को क्लियर किया है कि ये फॉर्म 45-47 की हुकूमत है, 47 की, और हम इस हुकूमत की लेजिटिमेसी को तस्लीम नहीं करते। मगर जैसा भी है, हुकूमत तो यही है जिस भी तरीके से बनवाई गई है, तो इसलिए हम अपनी उस बात के ऊपर मुकम्मल शद्दोमद के साथ कायम हैं जी, फॉर्म 45 और 47 के मामले के। राइट। रज़ा साहब ये भी बताइए, आजकल आलमी दबाव बढ़ रहा है, आप इसको बैरूनी मुदाखलत नहीं समझते क्या? आप बंदे ना मारते, आप 26 तारीख को मैसेकर ना करते, आप कारकुनान को गोलियां ना मारते, उनको मिसिंग ना करते, उनको टॉर्चर ना करते, आप पार्लियामेंटेरियंस के लिए गैर इंसानी रवैया इख्तियार ना करते, आप मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं ना देते, तो फिर कोई बैरूनी जो बयानात आ रहे हैं वो ना आते। देखें, जो ह्यूमन राइट्स का इशू है ये वर्ल्ड वाइड इस इशू को रेज़ किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूँ। जिस वक्त फ़्रांस में हिजाब के ऊपर पाबंदी लगी तो पूरी दुनिया ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई। इसी तरीके से गज़ा में, फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ इसराइल ने किया वो बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स की सराहतन खिलाफ वर्जी थी, दरिंदगी की इंतहा थी, उसको पूरी दुनिया ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई। तो जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए जो कुछ किया गया उसके ऊपर तो दुनिया ने आवाज़ उठानी ही थी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के ऊपर दुनिया बहुत सेंसिटिव है, ये आवाज़ उठती है। आप ये काम ना करते तो दुनिया से कहीं भी आवाज़ ना आती। आप इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करते, आप 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी ना करते तो कोई भी ट्वीट ना आता, कोई भी चीज़ ना होती, कोई बैरूनी दुनिया से आवाज़ ना उठती जी। आमिर की बात अपनी जगह, लेकिन देखिए कुछ पाकिस्तान के मामलात कुछ ऐसे हैं कि जिस पर अगर कोई बात होती है इंटरनेशनली तो फिर सियासत से बालातर होकर सोचने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जो आलमी दबाव आ रहा है उस पर अब तक बानी पीटीआई की जानिब से कोई मजम्मती बयान सामने नहीं आया, इसकी वजह क्या है? देखें, ये मामला गुज़श्ता 1-2 दिन में उठा है और हमारी मुलाकात बानी पीटीआई से, और मैं लफ्ज़ बानी नहीं कहता, आपके प्रोग्राम के लिए कहता हूँ। खैर, तो अब तो हुकूमती एलानमे में भी इमरान खान साहब उन्होंने लिख दिया, तो आप भी मेरा ख्याल है को मेहरबानी करें, बानी का लफ्ज़ काट दें, अब इमरान खान साहब ही चलाया करें। तो हमने उस वक्त तक ये चूँकि डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इस वजह से मेरा ख्याल है कि खान साहब को शायद इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया। लेकिन एटमी प्रोग्राम के ऊपर हम बहुत क्लियर हैं, पूरी कौम बिल्कुल क्लियर है कि हमारे तमाम पोलिटिकल डिफरेंसेस मौजूद हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, हमारे लोगों को मारा गया है, ज़ख्मी किया गया है, उठाया गया है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन एटमी प्रोग्राम के ऊपर पूरी कौम यक आवाज़ है कि उसके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जी। फजल साहब ये भी बताइए कि आप बानी पीटीआई से अपनी अगली मुलाकात में इस बात का जिक्र करेंगे? मैं इस सवाल का जवाब तब दूंगा जब आप बानी पीटीआई काटेंगे, तो आप बानी पीटीआई नहीं कहेंगे तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जो गुज़श्ता मुज़ाकराती कमेटी के बाद एलामिया जारी हुआ है, वहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, वहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म मौजूद थे, वहाँ पर तमाम हुकूमती इत्तेहादी कमेटी के अरकान मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में लफ्ज़ इमरान खान साहब लिखा भी गया और वो फिर तमाम मीडिया पर चलाया भी गया। तो आप मुझसे ये सवाल करते हुए बानी पीटीआई का लफ्ज़ काट दें तो मैं आपको चलें, ठीक है। आप इमरान खान साहब से अपनी अगली मुलाकात में इस मामले पर बात करेंगे और क्या वो इसकी मजम्मत करेंगे, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इमरान खान साहब तक ये बात पहुंचाएंगे इंशाल्लाह और उसका जवाब आपके सामने आ जाएगा जी। वो हम सब से बढ़कर सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है जनाब, बेफिक्र रहें इस मामले में। बिल्कुल जी। तर्जुमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी हामिद रज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। भाई देखिए, अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है। बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं ना, आप गेस्ट को ले भी लेते हैं लेकिन उसके बाद क्लैरिटी नहीं आई है, तो ये नहीं समझ आ रहा कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे भी या नहीं बढ़ेंगे। और आप देखिए ज़ुहैब, कोई डेडलॉक, कोई टाइम नहीं है, कोई एक फ्रेम नहीं दिया गया कि भाई कोई बुनियादी इशू भी नहीं है ना कि एक ऐसा इशू को समझ में आ रही हो बात कि ये इशू है, ये रिजॉल्व हो जाएगा तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि रिटन में दे दें, दूसरी तरफ से वो ये कह रहे हैं कि हमने तो जो बात कर दी है वही मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, वही रिटन में है। बिल्कुल। तो अब पता नहीं क्यों इसको तूल दिया जा रहा है मामले को। ये तो ऐसा कोई इशू नहीं है जिस पर तीसरी मुलाकात अभी तक तय ना हो सकी हो। बिल्कुल। तो अब पीछे चल क्या रहा है? इट्स ऑल अप इन द एयर। थोड़ा नहीं, पीछे क्या चल रहा है? पीछे क्या चल रहा है? पीछे तो देखो। ये अपने शोज पर हम जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक से आने के बाद हम आपको बताएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें स्किन से रिलेटेड। बिल्कुल। तो कहीं मत जाएगा, वील बी राइट बैक।
नाजरीन, अब पारा चनार की कुछ अहम डायरेक्शन में बात करते हैं। कुरम की सूरत हाल की बात हम करेंगे। अमन की राह में रुकावट बनने वालों की अब उनको रोका जाएगा। मुआहदे पर दस्तखत से इनकार करने वाले 3 अमायदीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जिले इंतजामिया ने मौक़िफ़ बनाया है कि एपेक्स कमेटी और सूबाई हुकूमत के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। दूसरी तरफ बगन में सरकारी काफिले पर हमले में मुलव्वस एक और दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR में नामजद 5 में से 3 मुलजिम पकड़े गए हैं। DC कुरम पर फायरिंग करने वाले शरपसंदों की हवालगी तक कुरम मुतासरीन की इमदाद भी रोक दी गई है। और 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का काफिला हंगू की तहसील चल में मौजूद है। अद्वियात, फल, सब्जियां, पोल्ट्री समेत दीगर अशिया ज़रूरिया इसमें शामिल है। तो वहाँ है क्या सूरत हाल सरवत? जी, यासिर बंगश हमारे नुमाइंदे पारा चनार वहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या सूरत हाल है। जी यासिर, तो बताइए कुरम में आज क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, पारा चनार मुकम्मल तौर पर महसूर है। पिछले 3 दिनों से लोगों की एक उम्मीद थी कि जो सामान है, जो ताजिर बरादरी का जो सामान आ रहा है पारा चनार के जो बाजार मार्केट्स हैं मुकम्मल तौर पर खाली पड़े हैं। लोगों की ये उम्मीद थी कि चलो ये सामान आने वाला है, पर बदकिस्मती से वो सामान पिछले 3 दिनों से कोटल में कैंट के सामने खड़ा है, उसको आने नहीं दिया जा रहा। कल तो ये हुआ कि वहाँ पे जो कुछ जिम्मेदार थे उन लोगों ने वो जो ट्रक जिम्मेदारान है, ड्राइवरान है, उनको कहा था कि आप लोग दोबारा कोहाट शिफ्ट हो जाए, वापस चले जाए, यहाँ पे आप लोग सेफ नहीं है। तो जो जितने गाड़ियाँ थी तकरीबन 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला था, उसमें सब्जियां वगैरह थी, पोल्ट्री गाड़ी थी, जो जाहिर सी बात है 3 दिनों से वहाँ पे खड़ी थी, वो तो खराब हो जाएंगे। उसको दोबारा जो है वो कोहाट की तरफ वापस कर दिया गया है। बदकिस्मत लोगों की जो तो बड़ी ख़राब सूरत हाल है, क्योंकि मौसम की सख्ती भी मज़ीद जैसे जैसे सर्दी आती जा रही है, तो यहाँ ये भी एक सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर देगी। यासिर, ये बताइए कि हुकूमत ने जिस आज़म का इजहार किया है, ऑन ग्राउंड आपको ये सूरत हाल नज़र आ रही है? उन्होंने कहा है कि सूबाई हुकूमत जो फैसले करेगी उस पर मुकम्मल अमल दरामद होगा, एपेक्स कमेटी के फैसले हैं, इन पर अमल दरामद करा जाएगा, और कोई भी रुकावट डालने की अगर कोशिश करेगा। 3 अमायदीन को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इस सिलसिले में क्या हालात वहाँ पर थोड़े कंट्रोल्ड हैं, या इन गिरफ्तारियों की वजह से मजीद खराब होने का खदशा है? देखिए ज़ुहैब, मैं तो ये कहूँगा कि सूबाई हुकूमत बिल्कुल क्या कि नाअहली है इन लोगों की। अभी तक ऐसी कोई इन लोगों की ग्राउंड रियलिटी मौजूद नहीं है यहाँ पे। अगर आप DC साहब की बात कर ले, वो तो एक जो है वो जख्मी हुआ वहाँ पे, दूसरा यहाँ पे कोई जिम्मेदार बैठा नहीं है, DC यहाँ पे नहीं है ग्राउंड में। चंद दिनों से जो हेली चल रहा था, पारा चनार आ रहा था, जिसमें थोड़े बहुत जो मरीज हैं उनको शिफ्ट किया जाता था, कुछ ओवरसीज जो यहाँ पे बते हैं उन लोगों को यहाँ से मूव किया जाता था पिशावर, वो भी तकरीबन पिछले 4 दिनों से मुकम्मल तौर पर बंद है। तो जो ओवरसीज है उन लोगों के बेचारों के वीजे खराब हो रहे हैं, बीमार जो है वो मर रहे हैं। कल भी एक इस तरह वाकया हुआ है इसमें भाई कि 2 बच्चे तो कल यहाँ पे भाई कि मैं आपको बता नहीं सकता, आप ऐसे नहीं बैठ सकते यहाँ पे। यहाँ पे गैस में नहीं है, खुश लकड़ियाँ नहीं है जो लोग क्या है कि इस्तेमाल करें अस्पताल में। कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत गाँव वगैरह के लोगों ने अस्पताल को जो है वो डोनेट किए, लकड़ी वगैरह लाए जो वहाँ पे गाँव वगैरह में मिलते हैं। तो बहुत अजीब सूरत हाल है। कल भी 2 बच्चे फौत हो गए हैं। जहां तक आपने सूबाई हुकूमत की बात की, भाई सूबाई हुकूमत पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से फैसले वगैरह हो गए हैं, उस पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये लोग अभी तक क्या है कि खुद इन पे फंसे हुए हैं। एक छोटा सा जो यहाँ पे गांव है मंदूरी, जो यहाँ पे DC साहब को भी टारगेट किया हुआ था बगन, वहां पे तकरीबन चंद लोग बैठे हैं। हुकूमत अभी तक ये नहीं कर रही कि उन लोगों को उठाए। उन लोगों के साथ मुआहिदे भी हो गए हैं कि जो आपके जो बाजार वगैरह है वो जले, अगर आप देंगे वो हम रेडी कर देंगे जी। उसके बावजूद वो 5-10 बंदे हैं, ज्यादा है भी नहीं, वहां पे बैठे हैं। उन लोगों को हुकूमत नहीं उठा रही। यहाँ पे जो लोग हैं वो मर रहे हैं। जी यासिर बंगश, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पारा चनार के इस इशू को कॉन्स्टेंटली कवर करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें अपडेट देते हैं। आपने इस वक्त भी हमें अपडेट दी। बहुत ही बुरी सूरत हाल है एंड इट्स सो सैड, इट्स सो सैड। गैस की किल्लत, लकड़ियों की किल्लत, अस्पतालों में अद्वियात नहीं है, अशिया खुरोनोश की कमी है, बच्चों की जाने जा रही हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत जैसे मुतहर्रिक होनी चाहिए थी
यासिर मंगश ये बता रहे हैं, नुमाइंदा 365, कि वैसे मुतहर्रिक नहीं है सूबाई हुकूमत और लोगों के रिलीफ का कोई काम नहीं किया जा रहा है, सड़कें खोलने का काम नहीं किया जा रहा है। अब ये अमल दरामद कैसे कराएगी सूबाई हुकूमत? उनके नुमाइंदे आएंगे हमारे साथ शो पर, तो उनसे पूछते रहेंगे। हमारा काम यही है कि लोगों को अवेयर करते रहें और उनसे अकाउंटेबल। और वही बात है कि डिस्कशंस हो रहे हैं बट इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो रही। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते हैं सर्दी के मौसम की। और सर्दी जिस तरह बढ़ती जा रही है, स्नोफॉल हम देख रहे हैं अप नॉर्थ के काफी बलाई इलाकों में सर्दी जो है वो बढ़ गई है। और ये देखें जी, बर्फबारी से पूरी जगह जो है वो कवर हो गई है। अयूब या नथिया गली में बर्फबारी हो रही है और हसीन नज़ारे हैं, सफेद चादर ओढ़ ली है पूरी वादी ने। और ये इतने पर्ल्स लग रहे हैं, पर्ल्स। नारान, कागान, शोग्रान, यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, बड़ी तादाद में पाकिस्तान से लोग जाते हैं। और उसके बाद जब बड़ी तादाद में चले जाते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि हम क्यों आ गए, क्योंकि इंतजाम कभी कभार मामला परेशानी का भी वो शिकार हो जाते हैं। तो ये देखें पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल है। और ये सड़कों से बर्फ भी हटाई जा रही है, रास्ते खोले भी जा रहे हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसी कैफियत हो जाती है कि एक जगह लोग अगर पहुंच गए हैं तो वहां से फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। शहर-ए-नोश की वहां कमी हो जाती है, इंतजामिया वैसे मुतारिक नहीं होती। तो सारी चीजें बता रहे हैं हम, खूबसूरती भी है, इसके साथ साथ परेशानी भी, जहमत भी है। बिल्कुल। अब ज़ुहैब, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है उसी तरह हमारी स्किन जो है वो रिएक्ट करती है, रिटेलिएट करती है। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। बुझी बुझी सी स्किन हो जाती है, बहुत डल सी। हाँ, डल हो जाती, ड्राई हो जाती है। तो यही जो मुश्किलात का सामना हमें स्पेशली ख़वातीन को और छोटे बच्चों को पेश आती है, उस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मेविश फवाद, डर्मेटोलॉजिस्ट है, 2 डिफरेंट जगहों पे बैठ के प्रैक्टिस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। अच्छा डॉक्टर मेविश, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए इतने ड्राई मौसम में आजकल पाकिस्तान में काफ़ी नए प्रोसीजर्स आ गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हाइलुरोनिक एसिड जो है, इट्स अ ह्यूमेक्टेंट, राइट, इट अट्रैक्ट्स ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स इट। तो एक प्रोसीजर ये भी है कि अगर कुछ लोग इफ moisturizers are not working for them, then we can also inject free hyaluronic acid under the skin. अच्छा, उससे हाइड्रेशन और एक supple look आ जाता है फेस में. It's a very common procedure, but I don't want to take the brand name. बिल्कुल. But it's very commonly done these days और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है. It's like आपका सर्दियों का सीजन तो एटलीस्ट अच्छा गुजर जाएगा. और इसमें कोई एज लिमिट है कि कितने बड़े बच्चे या मतलब ये है कि लोग we try not to do procedures before a certain age, like 25 se kam mein I also refuse patients. Right. But these days there's a lot of awareness in the teenagers as well. वो 18 साल cross करती हैं and they come for lip fillers, they come for stuff like that. But see, trends are changing. Over a period of time, people are coming towards natural things. You know, stem cells and rejuvenating therapy. जो आपकी अपने अंदर की बॉडी है, बॉडी की चीजें हैं, उसी को वापस से. See, अब ट्रेंड्स ऐसे चेंज हुए हैं कि फिलर्स जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने कराए, अब 24 and 25 में ये देखा गया कि दे आर गेटिंग देम डिसॉल्व. बिल्कुल ऐसे ही है. एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड माई ईयर विथ डिसॉल्विंग ओल्ड फिलर सो दैट वी कुड ऐड सम न्यू वंस. राइट. बस ये है कि अब आजकल थोड़ा सा नेचुरल चीजों की तरफ लोगों का रुझान है. ये अच्छी बात. रीजनरेटिव मेडिसिन. सर्दियों में ये कैसे पता चले लोगों को? कभी ऑयली स्किन होती है ज्यादा लोगों की, वो भी ड्राई हो जाती है. ड्राई वाले तो पता कैसे चले कि क्या यूज करना है, कौन सा मॉइस्चराइजर आपको यूज करना है? अवेयरनेस तो है लोगों में बहुत ज्यादा. दे नो देयर स्किन. जब नहीं पता होता तो फिर हमारे पास आ जाते हैं. पता कैसे होता है कि खुद ही देख के कि ड्राई हो रही है स्किन तो मैं, या फिर बाकायदा कहीं जाके पता चलता है कि आपके स्किन टोन क्या है? If you are using something at home which is not working for you, then you can come and see us. डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तब जाएं जब आपको लगे कि मेरा मॉइस्चराइजर मुझ पे काम नहीं कर रहा. So you can always come and see us. अच्छा, 2 प्रोसीजर्स हैं, हाइड्रा फेशियल है और माइक्रो नीडलिंग है. ये बहुत फैशन में है. हर कोई जी कहता है जी अब हम नॉर्मल फेशियल नहीं कराते, अब हम हाइड्रा फेशियल कराते हैं. क्या वाकई इसके फवायद हैं? देखिए, हाइड्रा फेशियल थोड़ा सा एडवांस्ड है फ्रॉम नॉर्मल फेशियल इन अ वे दैट वी आर डूइंग इट विद अ मशीन.
उसमें हम ऐसे serums और ऐसी chemical peels यूज़ करते हैं which are milder, they are good for exfoliating your skin, at the same time infusion of hydration in the skin, so it leaves a good glow. और दूसरा ये कि इसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं यूज़ किए जाते, जैसे सलॉन्स में ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, वो टेम्परेरीली तो आपको एक टू टोन एनहांस्ड आपको लगेगा, क्लियर फेस लगेगा, बट इन लॉन्ग टर्म इट्स गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम्स विद और ये कितने एक्सपेंसिव होते हैं? मेरे और जुहेब जैसे गरीब लोग इस्तेमाल इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ऊपर? हाइड्रा फेशियल्स राइट डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, लोकेशन क्या अच्छा, है, अच्छा, and then तो मशीन कौन अलग सी लोगों है, की and अलग then मशीनें हैं और प्रॉब्लम्स उसमें आपके प्रोडक्ट्स कौन से हैं, and then of course we also customize the treatments as per the skin type, as per the requirements, as per the problems that we have in front of us. राइट। बिल्कुल, हमें भी जाना पड़ता है, लेकिन सिर्फ पिक एंड ड्रॉप के लिए। अच्छा, मर्द भी कितने बजे आ बहुत जाना है, उतने बजे No, no. एक टर्म है ब्रोटॉक्स. ब्रोटॉक्स। Yes. अरे So it is वाह। for the merds getting Bros के लिए। bros के लिए है, and the bros getting Botox is called Brotox. अरे वाह। So we also have a lot of clients for Brotox. So you also कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे क्या हो रहा है ये बताएं। अच्छा, बहुत दफा कुछ ऐसा हमने देखा है कि डॉक्टर महविश, एक टाइम आया जब सब खवातीन एक जैसी लग रही थी। Yes. सबकी आईब्रोज Let me tell you थी, सबके something. लिप्स बोटॉक्स थे, सबकी नो सर्जरीज हुई हुई थी। जी. तो वो And क्या people अभी भी started to resemble each other. each other ऐसे ही है? Yeah. तो Surgically. वो अभी भी Yeah. आपको नजर आता है? सब trend? एंजेलिना जूली सब में नजर आ रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। देखिए, हर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, वी हैव टू प्रिजर्व एवरीवन's आइडेंटिटी. एवरीवन हैज their own features and everyone is beautiful in their own skin, right? So we have to keep that in mind. एक चीज होती है गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी. अगर उसी गोल्डन रेशियो के हिसाब से सबको ट्रीट किया जाए तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट टू लुक अलाइक. बिल्कुल, जैसे हम दुबई में देखते हैं, दुबई में सारी खवातीन। लेकिन ये चेंज हो रहा है, ये एक अच्छी आपने बात बताई कि लोग अब नेचुरल जो घर में चीजें हैं उनके जरिए कर रहे हैं। घर में चीजें नहीं, इवन फॉर द एस्थेटिक प्रोसीजर्स वी हैव स्टेम सेल्स, वी हैव एक्सोसोम्स, वी हैव पीडीआरएन. कुछ आ गया. देखिए, सिर्फ फिलर्स और बोटॉक्स तक बात महदूद नहीं रही. नाउ वी आर एक्चुअली टारगेटिंग द पर्टिकुलर सेल टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. जैसे मैंने कुछ आपको इंजेक्ट किया, वो जाके उस सेल को बोलेगा कि भाई चलो कोलेजन बनाना शुरू कर दो. फॉर द हेयर वी विल आस्क द हेयर प्रोड्यूसिंग सेल टू स्टार्ट बिल्डिंग न्यू हेयर एंड इन अ बेटर क्वालिटी, राइट? तो ऐसे एक्सोसोम्स आ गए हैं. देन वी हैव पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड पीडीआरएन्स. नाउ दीज आर सब्सटेंसेस दैट आर वर्किंग एट अ मॉलिक्यूलर लेवल. तो अब सिर्फ पीआरपी और ये जो बाकी चीजें हैं ये भी चल रहे हैं. अच्छा, इसके कोई आप हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ते हैं? बोटॉक्स वगैरह और जो भी चीजें होती हैं, ये फिलर्स होते हैं, तो बाद में क्या कोई कैंसर का बाइस बन सकते हैं ये? नथिंग एज सच, ऐसी कोई चीज देखी नहीं गई है, लेकिन लेस इज मोर. ठीक है, बोटॉक्स पे बोटॉक्स करवाते रहेंगे तो यू विल एंड अप हैविंग साइड इफेक्ट्स. लेट द नर्व्स हील. तो आप अपने दो प्रोसीजर्स के बीच में टाइम दें. कितना टाइम होगा वो डॉक्टर साहब? 4 to 6 months एट लीस्ट. ओके. क्योंकि लोग आ जाते हैं कि बस मेरा रिंकल आना शुरू हो गया, दोबारा मुझे बोटॉक्स कर दें. और कभी कभी आपको फोर्स करके, प्रेशराइज करके, एंड देन वी डोंट लाइक देम लेटर ऑन. जैसे आप सर्कल, यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक अच्छा, यानी आप कुछ करा के आए, बोटॉक्स करा के आए, और उसके बाद आप अच्छी लग रही हैं दिखने में, अब आपको आदत हो गई उससे. बिल्कुल ऐसे तो 15-20 दिन, 25 दिन या 1 महीने बाद अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ है तो आप कहते हैं दोबारा चले. एग्जैक्टली. लोगों को फिलर की कैसे बचे आप लोगों से हम? यार, बचना तो ऑब्वियसली यू नो इट्स इन योर हैंड ओनली. हमारे पास जैसे अ लॉट ऑफ टाइम, जैसे ज़ुहैब कह रहे हैं कि यू नो सर्टेन समबडी वांट्स टू कीप कमिंग टू यू, आप उनको रोकते भी हैं? आई रिफ्यूज माय पेशेंट्स अनलेस दे डोंट नीड इट. आई डोंट डू अ प्रोसीजर बिकॉज़ रिस्पांसिबिलिटी आपकी भी है. एग्जैक्टली. मुझे जब तक ये नहीं लगता कि ये प्रोसीजर इस पेशेंट को फायदा करने वाला है, देन ओनली आई डू इट फॉर देम. If I feel this is not going to work, I refuse my patients. जैसे डॉक्टर साहिबा, आपने फहद की भी बात की, मेरे हस्बैंड यही सब करते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ आप शुक्र करें मुझे नीडल से डर लगता है, वरना तो बड़ा मुश्किल है एक इंसान के लिए. दुकान घर पे ही है तो वो खुली भी है तो खाता है. Filler addiction is real. It is real. I have seen patients injecting themselves. Themselves? Yes, and also in Pakistan. They have an accessibility to buy fillers and they have been injecting like anything. तो ये yes. अच्छा, मुझे ये बताइए, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, तो क्या ये ओवर द काउंटर चीजें मिल लेती हैं आसानी से? देखिए, किसी का कोई फार्मासिस्ट जानने वाला है,
और यहाँ यहाँ सैलॉन्स में भी जा रही हैं चीज़ें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. Even lately I came to know about a beauty salon. She got herself trained from Turkey and now she's injecting even body fillers. Oh my which God. I also refuse many a times. Like if someone is coming to me and I feel that this is a case to be dealt with a plastic surgeon, I straight away refer them. Right. But I saw that person having an Instagram page and she was showing all the procedures, Oh my God. doing body fillers as well. अच्छा, अगर कोई चीज गलत हो जाए, यानी होता ना मुमकिनात में से देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या कोई यानी कानून का भी कोई रास्ता है इसमें? जैसे आपने कहा कि बहुत से क्लिनिक्स हैं, तो Undo कैसे भी अनडू किया कैसे करें, या फिर वो आपको sue कर प्रोसीजर में कोई साइड इफेक्ट हो जाए उसको कैसे अंडू करेंगे? You वो भी, wanted to और ask कोई that. कॉन्ट्रैक्ट होता है इस तरह का कि अगर कुछ हो जाए? वी आर रजिस्टर्ड विद PMDC. बिल्कुल. ठीक है, और क्लिनिक्स हमारी रजिस्टर्ड हैं, वी आर पेइंग टैक्सेस और वी आर रजिस्टर्ड एज एस्थेटिक क्लिनिक एंड डर्मेटोलॉजी सेटअप. तो बात ये है कि कोई एज सच कोई सर्विलेंस बॉडीज नहीं है जो जाके देखें, जो जाके तो बड़ा रोकें. खतरनाक है एंड Dr. इनफैक्ट Mehwish. वन टाइम एक क्लिनिक सील हुआ था लाहौर में, एंड देन लेटर दैट वुमन, शी वाज नॉट अ MBBS डॉक्टर, शी वाज अ फार्मासिस्ट, शी वाज डूइंग ऑल द प्रोसीजर्स, and she posted again a video stop me if you can. Oh my I God, started confidence. again, stop me if you can. So इसमें भी कवानीन तो God knows how to. there is actually no law. there are laws, लेकिन you know how it is in Pakistan, unfortunately. ओके, और कोई प्रोसीजर ऐसा कोई आपके पास, या यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो तो मना कर देते हैं, Right. जो इस तरह के डॉक्टर्स होते हैं वो कर लेते हैं, तो आपके पास पेशेंट्स आते हैं कि जी इसको अंडू कर दे. मैंने स्टार्ट किया जब क्लिनिक, तो इट वाज अ वेरी बिगिनिंग ऑफ माय करियर, लेकिन पीपल स्टार्टेड टू रेफर कॉम्प्लिकेशंस टू मी. राइट. People that I knew, so half of my clinic was dealing with complications of fillers and Botox. जो गलत लोगों ने किया वो आप उनको ठीक करें. देखिए, कभी कभार the product is substandard. हाँ, If बिल्कुल. the product is substandard, you can have infections, you can have reactions, you can have biofilm. एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो फिलर के शेल के अंदर आपका बैक्टीरिया हार्बर करने लगता है. It starts to grow in that अच्छा, filler. ये बताएं मुझे भी, मेरा सवाल है, बड़े बड़े स्टार्स जितनी भी हैं, हॉलीवुड की या बॉलीवुड की भी, तो उनकी भी खराब हो जाती है क्या? वो तो बहुत किसी ऐसे के पास जाते होंगे मैंने जो एक बात बोली, body less is react more. करती है. Less is more. Right? We have to respect the normal anatomy of the skin. If we keep on doing fillers and fillers के ऊपर fillers मैं करती जाऊँ, 8 fillers मैं आपको डाल दूँ, तो you look up like blotched Bloated. face. Yeah. तो वो पता चल जाता है कि you know this is overdone. लड़के कराते हैं बहुत. बहुत बहुत. अब लड़के बहुत कॉन्शियस हो गए. स्ट्रेंज है. Say I would say 1/3 of my patients are men. और करते क्या है boys. वो? जॉ लाइंस के लिए क्या क्या करें? Yes. Different Tuxedo procedures. jaw, Texas nose jaw, टेक्सास nose जॉ. job अच्छा, and- नाम भी है. Oh, Yes. wow. So they get Botox, they get treatment for their pigmentation. अच्छा, hair removal laser for this वो तो area. बहुत कॉमन है. Yeah, this is done. वो चाह रहे होते हैं कि बार-बार बार्बर्स के वो पास क्या ना कर रहे हो यार, जाना. ये ना करो भाई, ऐसे हाँ, ना एक करो. तो जो कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर. मैस्कुलिनिटी जो है ना अपने वो अंदर भी खत्म confidence होती लाओ जा यार. रही है. अच्छा, ये मुझे लगता है एक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है. कॉन्फिडेंस की कमी अगर आपके अंदर है ना, तो आप ज्यादा आप ज्यादा इस तरफ इंक्लाइन हैं. लेकिन most of the time I refuse my patients if they are not happy, if they feel, I feel they are depressed and I feel they lack in confidence. So I just tell them कि देखिए, लैम्प शेड मैं आपका डेकोरेट कर दूंगी, लेकिन लाइट आपने जलानी है ना. लाइट आपने उसके जलानी है, अंदर. वो है ही नहीं आपके So if अंदर. I don't see a glow in that patient and if I feel that she is undergoing some depression and all, then I refuse the treatment. I tell them that let's come out of this phase and let's do the treatment later on. डॉक्टर मेविश, डू यू हैव समबडी जो ऐसे आप अगर रेफरल करें अपने पेशेंट्स को कि जी ये डिप्रेशन में इनको थेरेपी की जरूरत है, सो हियर्स अ थेरेपिस्ट, Yeah. डू यू हैव समबडी Yeah. जो आप उनको करती हैं? दैट्स We have- वंडरफुल. We have sister concerns. ऐसे हम लोग साथ में काम करते हैं, लेकिन sometimes we also have to rule out body dysmorphias. Patients में ये psychological disorders होते हैं. We have to check the red flags before we proceed for any procedure. रेड फ्लैग्स अब घूम फिर के बहस कहाँ से शुरू हुई थी? स्किन के लिए क्या करना है हमने सर्दियों में, से बता दें जल्दी से. Moisturize करें. मॉइस्चराइज करें ओह, और इससे सनब्लॉक बेहतर का क्या? इस्तेमाल बहुत sunblock ज्यादा जरूरी है, मैं ये हमेशा कहती हूँ. डॉक्टर मेविश फवाद, डर्मेटोलॉजिस्ट, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और अपनी एक्सपर्टीज से आगाही दी. तो जनाब, पानी सबसे ज्यादा पिए, अपने आप को मॉइस्चराइज रखने के लिए पानी इज ग्रेट. और कॉन्फिडेंस जो है ना अपने अंदर रखें. Yes. अल्लाह ने जैसा आपको बनाया है, आप एक बिल्कुल अलग एक है, आपकी खुसूसियात अलग हैं. बिल्कुल. अपने अंदर की चीजों को एनहांस तो कर, लेकिन उसको तब्दील करना जो है ना
बिल्कुल बात नहीं है। बिल्कुल शुक्र करें, हाथ पांव आंखें सब मौजूद है। तो जी जनाब, एक बार फिर मैं और ज़ुहैब कल आपके सामने हाजिर होंगे नए न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल डे। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।